नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ टाटा बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को, यानी कि बिजनेस साइकिल प्रकार की एक थीम होती है और उसी थीम को ये म्यूचुअल फंड स्कीम, ये एनएफओ फॉलो करने वाली है। एनएफओ ओपन हो चुका है 16 जुलाई 2021 को और क्लोज होने वाला है 30 जुलाई 2021 को, और ये स्कीम रीओपन होने वाली है 1 अगस्त 2021 को। तो इस एनएफओ के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप इंडिया इन्फ्लुएंस सिक्योरिटीज़ यानी कि IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। तो वहां से आप अपना फ्री में डीमेट और म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं टाटा बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ के बारे में। दोस्तों, इस एनएफओ की जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है बिजनेस साइकिल थीम के बारे में कि बिजनेस साइकिल थीम क्या है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बिजनेस साइकिल थीम के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है उसका जो ग्रोथ ट्रेंड होता है वो कभी सीधा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस एक सीधी लाइन में ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह से ग्राफ दिखाया है बिल्कुल उसी तरह से इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसमें 4 अलग अलग फेज होते हैं: ग्रोथ फेज, रिसेशन, स्लम एंड रिकवरी। कोई भी बिजनेस होता है वो इसी 4 फेज के अंदर से पास होकर ही आगे बढ़ते रहता है। अब यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाया है कि बिजनेस साइकिल एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। यहाँ पर ब्लू लाइन एक्सपेक्टेड ग्राफ है, ग्राफ में जो रेड लाइन का ग्राफ है वो एक्चुअली किस तरह से काम करती है उसका ग्राफ है। यहाँ पर आपको दोनों ग्राफ में कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं। यही वजह है बिजनेस साइकिल में इन्वेस्ट करने की। यही एक मौका है, यही एक चांस है कि बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे काम के जो फेज है वो है ग्रोथ एंड स्लम। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रोथ में क्या होता है। ग्रोथ फेज की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नॉर्मल से ज्यादा होती है, आउटपुट जो ग्रोथ होता है वो काफी अच्छा स्ट्रांग होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी पिक पर होती है, टैक्स रेवेन्यू स्ट्रांग होती है और मार्केट्स रिस्क पर फोकस नहीं करते हैं। ये थी इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी बिजनेस के ग्रोथ फेज की। अब हमें देखना है स्लम फेज के बारे में। तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखिए। इसकी इकोनॉमिक कंडीशन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नॉर्मल से भी कम होती है, ग्रोथ भी ट्रेंड से काफी कम होता है, रिस्क ज्यादा होता है और डिमांड वो भी कम होती है। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ग्रोथ एंड स्लम दोनों ही फेज हमारे काम के हैं, लेकिन उस फेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये कौन सा बिजनेस ग्रोथ में चल रहा है या तो फिर स्लम्प में चल रहा है। तो इसके लिए ये कुछ पैरामीटर्स है कि जब कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चल रही हो यानी कि 3 शिफ्ट में काम हो रहा हो, बिजनेस एक्सपांशन की भी प्लानिंग चल रहे हो, एम्प्लॉइज के पास मल्टीपल जॉब्स ऑफर हो, सैलरी राइज के लिए भी काफी ऑप्शन है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो गुड्स खरीद सकते हैं और घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारी सिचुएशन अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि बिजनेस ग्रोथ फेज में चल रहा है। अब हमें देखना है कि बिजनेस स्लम फेज में कब चल रहा है, किस तरह से उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस नर्वस फील कर रहे हो और किसी भी खर्चे के लिए एडिशनल खर्चे को पोस्टपोन किया जा रहा हो, फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटीज पर नहीं चल रही होती है, बिजनेसेस कॉस्ट कटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और नया कैपेक्स अप्रूव नहीं हो रहे हो, सैलरी लेऑफ्स हो रहे और सैलरी फ्रीज की जा रही हो, मतलब जो कंज्यूमर है वो ज्यादा खर्चे से दूर भाग रहे हो, मतलब कि पैसे बचाने की सोच रहे हो। तो अगर ये सारी सिचुएशन चल रही है उसका मतलब है कि बिजनेस स्लम फेज में चल रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ हो गया बिजनेस साइकिल के बारे में। अब हमें ये पैरामीटर्स देखना है कि हमें बिजनेस साइकिल्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इसके कुछ रीजंस है, जिसमें पहला है टॉप डाउन अप्रोच फॉर इन्वेस्टिंग, दूसरा है इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स यानी कि किसी भी मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तीसरा है इन्वेस्टमेंट अक्रॉस थीम्स यानी कि किसी भी प्रकार के थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और चौथा है इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स यानी कि किसी भी सेक्टर के अंदर कितना भी चाहो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे 4 रीजंस कि क्यों बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आपको टॉप डाउन अप्रोच में इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिलता है, किसी भी मार्केट कैप में, किसी भी थीम में, किसी भी सेक्टर में बिना किसी लिमिट के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। तो दोस्तों हाल ही में कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ स्लम प्रकार की सिचुएशन ही मार्केट में चल रही है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बिजनेस साइकिल के बारे में। अब हमें जानकारी लेनी है अपने एनएफओ टाटा बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे इस फंड के एसेट एलोकेशन से। दोस्तों यहाँ पर 80 से लेके 100% तक एसेट एलोकेशन हो सकता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि होंगे बिजनेस साइकिल थीम के। मतलब कि इस 80 से 100% में ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि बिजनेस साइकिल थीम पे आधारित है। 0 से लेके 20% तक का एसेट एलोकेशन हो सकता है अदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, या तो फिर गोल्ड एक्सेट ट्रेडेड फंड में। और 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स या तो फिर इक्विटीज के यूनिट्स में। तो दोस्तों ये था इस एनएफओ का एसेट एलोकेशन। यहाँ पर 20% तक इन्वेस्टमेंट ओवरसीज या तो फिर फॉरेन सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक्स बिजनेस साइकिल थीम पर आधारित होंगे उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले है मिस्टर राहुल सिंह, जो कि है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज। दूसरे है मिस्टर वेंकटा शामला, जो संभालेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को। और तीसरे है मिस्टर मूर्ति नागराजन, जो संभालेंगे डेट पोर्टफोलियो को। इस एनएफओ की प्राइस है 10 रुपए प्रति यूनिट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। और ये सारे आंकड़े हैं ड्यूरिंग एनएफओ के। एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लान की बात करें तो डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है। ऑप्शन में डिविडेंड ऑप्शन एंड ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नील है, लेकिन एग्जिट लोड अगर 1 साल के पहले या तो फिर रिडम्पशन, स्विच, एसटीपी कुछ भी किया तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों अब बात करें एक्सपेंस रेशियो की। दोस्तों यहाँ पर पहले 500 करोड़ AUM तक मैक्सिमम जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.25% तक हो सकता है, और जैसे ही उसका AUM उससे बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इसका रिस्क है वेरी हाई, तो आपको इसी प्रकार से इस स्कीम के रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टाटा बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। कुछ समय पहले आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड को लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए उसकी कुछ जानकारी दी गई है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टाटा बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। कुछ समराइज करते हैं तो ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को। एनएफओ की डेट्स है 16 जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक, और ये स्कीम रीओपन होने वाली है कंटिन्यूस परचेज और री इन्वेस्टमेंट के लिए 1 अगस्त 2021 को। यहाँ पर हमने देखा कि बिजनेस साइकिल क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और उसके बाद हमने जानकारी ली टाटा बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आपके कुछ सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।